मेरे क्लास 11 के प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मेरे बहुत सारे प्यारे बच्चे स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर ही अटके हुए हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पर ही अटके हुए, केमिकल बॉन्डिंग पे आए नहीं है। इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था, कुछ दिन तक आपके वीडियोस नहीं डाले थे, बट अब बच्चे कह रहे हैं सर वीडियो डालो वीडियो डालो, तो मुझे लगता है कि आप लोग अब पहुंच गए हो केमिकल बॉन्डिंग तक। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इवन दो लॉकडाउन की वजह से अभी आपके स्कूल्स नहीं खुले हैं और आप लोगों को ऐसा शायद सुनने में आ रहा होगा कि इस साल आपका सिलेबस कट शॉर्ट कर दिया जाएगा, सिलेबस कम हो जाएगा, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि आप लोगों को चैप्टर्स पढ़ने नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके टॉपिक में से, केमिस्ट्री में से इस साल पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट और केमिकल बॉन्डिंग हटा दिया, तो क्या उसका यह मतलब है कि वो आपको जेईई, नीट या आगे कोई फ्यूचर इंजीनियरिंग, मेडिकल और कोई ग्रेजुएशन लाइक सीईटी टेस्ट के लिए काम में नहीं आएगा? ऐसा नहीं है। मैं आपको वार्न कर रहा हूं, गवर्नमेंट कभी भी कुछ भी कर सकती है। आपको बोल दिया जाएगा कि इवन दो आपके 11th में वो सिलेबस से हटा दिया गया था, लेकिन हम तो पूछेंगे, क्योंकि 2 साल के बाद क्या सिचुएशन रहती है वी डोंट नो। तो आप लोग बिल्कुल भी इसको कैजुअली मत लो प्यारे बच्चों की मुझे नहीं पढ़ना है, कोर्स आधा हो जाएगा, एक बार सिलेबस आ जाए, एक बार अपन स्कूल चले जाएं, उसके बाद डिसाइड होगा। तो गाइज ये क्या हो रहा है, समझो बात को, ये अपने साथ ही अपन धोखा कर रहे हैं। इसीलिए मैं पूरी स्पीड से कोशिश कर रहा हूं, पूरी इंटेंसिटी के साथ कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों का पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट करवा दिया जाए। फिर भले ही फाइनल एग्जाम में टॉपिक आए नहीं आए वो अलग बात है, लेकिन हमको जेई नीट के लिए तो पढ़ना है ना। तो बिल्कुल भी आप रिलैक्स मत हो जाना इस चीज को सोच के कि शायद हमारा सिलेबस कट शॉर्ट हो जाएगा। होता है तो होने दो, हमको पूरा पढ़ना है। क्या बात समझ में आ गई? चलिए गाइस, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। वी आर नाउ गोइंग टू टॉक अबाउट आयोनिक। इस टॉपिक में हम लोग आयोनिक बॉन्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं। आयोनिक बॉन्ड्स का मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने एक नाम और पढ़ा था, दैट इज, बताओ क्या नाम पढ़ा था? कोसेल अंकल ने नाम दिया था, उन्होंने कहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वैलेंसीज की वजह से बनता है, तो क्या नाम दे दिया था? इलेक्ट्रो वैलेंट। वेरी गुड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स। तो गाइस आज के टॉपिक में हम लोगों को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बात करनी है, आयोनिक बॉन्ड के बारे में बात करनी है। बेसिक बात तो हम लोग सब जानते हैं, हाउ दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू, दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात हम लोग सब जानते हैं। ये क्यों बनता है? ड्यू टू द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जब एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा और दूसरा एटम उसे एक्सेप्ट कर लेगा, आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन यहां पर हमें एक बात और ध्यान रखनी है, दैट ईज ऑफ आयोनिक बॉन्ड, ईज ऑफ आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, ईज ऑफ आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या प्यारे बच्चों, मैं आपको सिखाता हूं। इसका मतलब है कि कितने आराम से एक आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा। देखो, आयोनिक बॉन्ड बनना और कितने आराम से बनने में फर्क है, समझा? मैंने पूरा जोर लगा दिया, खूब पढ़ा, घिस दी मैंने पढ़ पढ़ के, मेरे 70% आए। एक दूसरा बच्चा है जो कुछ भी नहीं पढ़ता और ऐसे 70% ले आता है। तो दोनों 70% ला रहे हैं, लेकिन मुझे 70% लाने में क्या हुआ, बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन दूसरे को 70% लाने में मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो हमें यहां पर देखना है कि अगर आप लोगों को आयोनिक बॉन्ड बनाना है तो आयोनिक बॉन्ड किन केसेस में, कौन सी कंडीशन में बड़े आराम से बन जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई दिक्कत? तो ईज ऑफ आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन 2 केसेस में, 2 पॉइंट्स आपको हमेशा इसके याद करने हैं। 2 पॉइंट्स, 2 ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आयोनिक बॉन्ड बड़े आराम से फॉर्म हो जाए। सबसे पहला, ईज विथ विच एन एटम लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सीधी सी बात है, लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ कैटायन। डेफिनेटली कैटायन बनाने के लिए एक एटम कितने आराम से अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है। एंड द ईज
with which an atom gains an electron to form anion, यानी कि कितने आराम से एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बना लेता है। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, बिल्कुल इजी बात है कि अगर एक एटम बड़े आराम से इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है और दूसरा एटम उतने ही आसानी से बिना किसी ट्रबल के वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, तो आयोनिक बॉन्ड बड़े इजीली फॉर्म हो जाएगा। क्या यहां तक बात क्लियर रही? नाउ सेकेंड पॉइंट, ease with which, हम लिखेंगे ease with which these ions, now what are ions? Both cations and anions, यानी ease with which these ions में कौन आ गए? कैटायन और एनायन दोनों आ गए, क्योंकि भाई जब कैटायन इलेक्ट्रॉन देने के बाद बनेगा एक एटम, जब इलेक्ट्रॉन देगा तो कैटायन बनेगा, एक एटम इलेक्ट्रॉन लेगा तो एनायन बनेगा, और फिर ये कैटायन एनायन जुड़ के ही आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे। तो ease with which these ions combines and arrange themselves in a crystal lattice. Now guys, this word is new to you. अब मेरे प्यारे बच्चों के लिए ये वर्ड जो आया है, ये क्या है? थोड़ा सा नया है। नाउ इस क्रिस्टल लेटाइस का मतलब क्या है? देखो प्यारे बच्चों, आपने कभी भी कोई आयोनिक सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में या गैसियस फॉर्म में देखा है? सोचो, दिमाग लगाओ। क्या आप लोगों ने कभी, फॉर एग्जाम्पल, चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, क्या आप लोगों ने कभी KCl को लिक्विड फॉर्म में देखा? नहीं। क्या कभी आप लोगों ने NaCl को लिक्विड फॉर्म में देखा? नहीं। गैसियस फॉर्म में? नहीं। क्या आप लोगों ने कभी सेजियम क्लोराइड को, कैल्शियम क्लोराइड को, मैग्नीशियम क्लोराइड को, ऐसे कितने आयोनिक सॉलिड्स होंगे जिनमें आयोनिक बॉन्ड होगा, क्या आपने इनको कभी सॉलिड फॉर्म में देखा? हाँ। लिक्विड फॉर्म में देखा? ना। गैसियस फॉर्म में देखा? ना। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम जब कभी भी कैटायन एनायन जुड़कर उनके बीच में आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, वो हमेशा कौन से फॉर्म में पाए जाते हैं? दे आर ऑलवेज फाउंड इन सॉलिड फॉर्म। क्या ये बात समझ में आ गई? ये हमेशा कौन से फॉर्म में पाए जाते हैं प्यारे बच्चों? सॉलिड फॉर्म में। अब एक बात समझना, जब कभी भी आप लोग बचपन में सॉलिड को पढ़ते थे, बचपन में जब आप लोग सॉलिड को पढ़ते थे तो आप हमेशा ऐसा बोलते थे कि सर सॉलिड के पार्टिकल्स इस तरीके से पास पास अरेंज्ड हैं। क्या ये बात आपको समझ में आई? आप बचपन में ऐसे ही एक सॉलिड बनाते थे, आप बोलते थे सर सॉलिड के पार्टिकल्स इस तरीके से पास अरेंज्ड है। तो अगर यहां पर मैं NaCl का एग्जांपल लूं तो आप NaCl Cl Na Cl Na Cl Na NaCl 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 आप इस तरीके से अरेंज करते थे। मतलब आपने क्या करा, यहां पर जो पार्टिकल्स थे आपने पार्टिकल्स को नाम दे दिया। एक पार्टिकल Na होगा तो एक पार्टिकल Cl होगा, एक पार्टिकल Cl होगा तो एक पार्टिकल Na होगा। तो ये जो आप लोगों ने पहले बचपन में सिर्फ गोले बनाए थे, आज मैंने इन गोलों को नाम दे दिया, तो ये कुछ सॉलिड आपको ऐसा दिखेगा। बात समझ में आ रही है? मतलब रियलिटी में जब कोई भी आयोनिक कंपाउंड बनता है तो आप उसको रिप्रेजेंट NaCl लिखकर कर सकते हो, लेकिन जब आप उसको उसके एक्चुअल फॉर्म में देखोगे, जब आप उसको उसके एक्चुअल सॉलिड फॉर्म में देखोगे, तो हम लोग सब जानते हैं सॉलिड के पार्टिकल पास होते हैं। मतलब NaCl सब पास होगा। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये 2D है,
भाई मैंने इसको बोर्ड पर बनाया है, यहां पर आपको इसकी लेंथ दिख रही है और हाइट दिख रही है, बट रियलिटी में तो NaCl कैसा होता है, 3 डायमेंशनल। भाई रियलिटी में तो चीज कैसी होती है, 3D। तो जैसे ही मैं इस स्ट्रक्चर को 3 डायमेंशनल फॉर्म में लिखकर बताऊंगा तो आपको दिखेगा कि यार ये तो एक्चुअली में अरेंजमेंट कुछ और टाइप का हो गया। कैसे, पहले इतनी चीज समझ में आ गई, ठीक है। नाउ अपन इसको थोड़ा सा 3 डायमेंशनल फॉर्म में लेकर चलते हैं, 3 डायमेंशनल फॉर्म में लेकर चलते हैं। अच्छा एक बात मुझे बताओ, क्या आप लोगों को पिछले चैप्टर में एक बात मैंने पढ़ाई थी वो याद है कि कैटायन इलेक्ट्रॉन छोड़ देने की वजह से साइज में छोटा हो जाता है और एनायन इलेक्ट्रॉन ले लेने की वजह से साइज में बड़ा हो जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी लेटाइस बनाएं तो लेटाइस में क्लोरीन, क्योंकि साइज में बड़ा है इसलिए उसको कॉर्नर पर रखने की कोशिश करें। तो ये जो मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं, व्हाट आर दीज आर क्लोरीन। अच्छा ये देखो, फिर मैंने यहां क्लोरीन बनाया, यहां क्लोरीन बनाया, यहां क्लोरीन बनाया, यहां क्लोरीन, 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 क्लोरीन। आप बोलोगे सर ये क्या हो रहा है, मैं बोलूंगा जरा शांति रखो मेरे प्यारे बच्चों, शांति रखो। अब हमने इन पार्टिकल्स को कनेक्ट करना चालू करा, ये पार्टिकल्स क्या करे, मैंने कनेक्ट करे, इन पार्टिकल्स को भी मैंने क्या करा, कनेक्ट करा। थोड़ा कनेक्शन इधर लूज हो गया, क्रॉस कनेक्शन हो गया, इसको ठीक करना पड़ेगा। चलो तो ये कनेक्शन हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप और कनेक्ट करो, ये पार्टिकल जो एक के नीचे एक है, पहले इनको आप जरा कनेक्ट कर लो इस तरीके से। तो ये अपन ने इनको कनेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये जो पीछे वाले पार्टिकल्स जरा इनको भी कनेक्ट कर लो, ये इनको कनेक्ट कर लिया अपन ने, ये हो गया कनेक्ट, इसको भी कनेक्ट कर लो और इसको भी कनेक्ट कर लो। अब इन्हें ऐसे जोड़ दो, ये और ये। अभी आपको क्या दिख रहा है, आपको ऐसा नहीं दिख रहा है 4 क्यूब बन गए, एक क्यूब ये, एक क्यूब ये, एक क्यूब ये, एक क्यूब ये। तो मेरे प्यारे बच्चों रियलिटी में क्या होता है, एक क्लोरीन पीछे, उसके आगे एक क्लोरीन, फिर उसके आगे एक क्लोरीन, उसके आगे एक क्लोरीन, मतलब यहां पर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है। क्लोरीन के आगे क्लोरीन, क्लोरीन के पीछे क्लोरीन, क्लोरीन के ऊपर क्लोरीन, क्लोरीन के नीचे क्लोरीन, क्लोरीन के आगे क्लोरीन, क्लोरीन के पीछे। समझ में आई बात आपको। तो यहां पर इस तरीके से ये सब क्या बन गए, ये सब क्या बन गए, ये सब बन गए आपके क्लोरीन। सो ऑल दीज एटम्स आर एटम्स ऑफ क्लोरीन या आयंस ऑफ क्लोरीन। क्या बात समझ में आ गई। अब सोडियम का होगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों सोडियम का साइज छोटा है, इसलिए यहां पर ये जो ब्लैक कलर से आपको दिख रहा है, ये जो आपको ब्लैक कलर से दिख रहा है, ये क्या दिख गया आपको, आपका सोडियम। समझ में आ गई बात आपको। तो ये हो गया सोडियम, 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 ये हो गया सोडियम। तो अब यहां पर आप देखो कि एक जो इस तरीके का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, ये जो इस प्रकार का जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, इसे ही क्रिस्टल लेटाइस बोला जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई। तो व्हाट इज क्रिस्टल लेटाइस, क्रिस्टल लेटाइस या इस लेटाइस का मतलब क्या होता है, लेटाइस मतलब एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। ठीक है, एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, जो कैसे बना, एक Na एक Cl, एक Na एक Cl, एक Na एक Cl, और ये किस प्रकार अरेंज हुए, ये इस प्रकार 3 डायमेंशनली अरेंजमेंट हुआ। आप बचपन से इसको ऐसा 2D देखकर आते थे, ऐसा पार्टिकल 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 सॉलिड, लेकिन रियलिटी में पार्टिकल कैसा जुड़ता है, पार्टिकल 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 पार्टिकल, इन पार्टिकल्स के आगे पार्टिकल्स, इन पार्टिकल्स के पीछे पार्टिकल्स, इन पार्टिकल्स के ऊपर पार्टिकल्स, इन पार्टिकल के नीचे पार्टिकल। तो जब आप इनको ऑब्जर्व करते हो तो ये आपको कुछ इस प्रकार का क्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। इट इज नथिंग बट अ क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये आपको इस तरीके से क्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसमें ये Na, ये Cl या ये Cl, NaCl, 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 Na। आई बात समझ में। फिर यहां पर आप देखेंगे तो Cl Na, Cl Na, Cl Na, Cl Na,
फिर यहां देखेंगे ClNa ClNa ClNa, तो इस तरीके से आपको ये NaCl 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 दिखता है। तो ये एक तरीके का क्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। तो जब कभी भी आपका आयोनिक सॉलिड बनता है तो आयोनिक सॉलिड को आप रिप्रेजेंट ऐसा करते हो, लेकिन जब आप इस सॉलिड के ऑथेंटिक रियल स्ट्रक्चर को देखते हो तो वो किस फॉर्म में दिखता है? लेटाइस फॉर्म में दिखता है। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी? तो अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि क्रिस्टल लेटाइस बनाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है एक सॉलिड के द्वारा। तो यहां पर अपन एक बेसिक छोटा सा स्ट्रक्चर ले लेते हैं, क्लोरीन 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 क्लोरीन। अच्छा, ये जो लाइन है ना बच्चों, ये जो मैं क्लोरीन क्लोरीन के बीच में लाइन बना रहा हूं, ये हाइपोथेटिकल लाइन है, ये असलियत में एग्जिस्ट नहीं करती है प्यारे बच्चों। इस बात का आप लोग प्लीज ध्यान रखिएगा। ये मत सोचना कि सर ने तो यहां पर गड़बड़ कर दी, नहीं, ये लाइंस रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, ये सिर्फ हम लोगों ने हमारे इमेजिनेशन के लिए सिखाया है। तो ये Na इस तरीके से आपको हर जगह Na दिखेगा। क्या बात समझ में आ गई? तो ये कुछ इस तरीके से लेटाइस फॉर्म में आ जाता है। तो व्हाट इज क्रिस्टल लेटाइस? तो क्रिस्टल लेटाइस इज नथिंग बट लेटाइस इज अ रेगुलर, लेटाइस इज नथिंग बट अ रेगुलर 3-dimensional arrangement of ions of the compound। एक कंपाउंड के आयंस का एक रेगुलर 3-dimensional अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है? क्रिस्टल लेटाइस। अब एक बात समझना प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात अब अपन यहां से सीखना स्टार्ट करेंगे। क्या पहले इतनी बात क्लियर हो गई? पहले एक बात मुझे बताओ, ईज ऑफ आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन समझ में आ गया? क्या सिखाया मैंने कि एक एटम कितने आराम से इलेक्ट्रॉन छोड़ता है और कैटायन बनता है, और एक एटम कितने आराम से इलेक्ट्रॉन लेकर एनायन बनाता है। एक तो ईज ऑफ आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इस पर डिपेंड करता है, और दूसरा कितने आराम से ये कैटायन और एनायन अपने आप को क्रिस्टल लेटाइस के फॉर्म में जमा कर लेते हैं। कितने आराम से ClNa 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 इस प्रकार 3-dimensional अरेंजमेंट बना लेते हैं, लेटाइस बना लेते हैं, कितने आराम से, उस पर भी बॉन्ड फॉर्मेशन डिपेंड करेगा। तो इन दो चीजों पर आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन डिपेंड करेगा। पहले जरा फटाफट से इतना नोट कर लो। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए? क्या अब आपको लेटाइस का मतलब समझ में आ गया? लेटाइस का मतलब कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल सा है कि जब कभी भी एक कैटायन और एनायन बनता है एक आयोनिक सॉलिड बनाने के लिए, तो आयोनिक कंपाउंड तो हमेशा सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, इसलिए कैटायन एनायन को अपने आप को एक रेगुलर पैटर्न पे 3-dimensional अरेंजमेंट में रखना होता है, ताकि एक बड़ा सा सॉलिड बनके एक क्रिस्टल हमारे पास में आ जाए। तो क्रिस्टल के अंदर कैटायन एनायन का जो 3-dimensional अरेंजमेंट होता है उसको ही क्या बोला जाता है? लेटाइस। नाउ गाइस एक बात समझो, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। नाउ एक एग्जांपल हम लोग समझते हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ, लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ NaCl। एक NaCl का फॉर्मेशन कैसे होता है, बड़े ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों इसको। सबसे पहले क्या होगा? सोडियम अपने गैसियस फॉर्म में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। सबसे पहले सोडियम अपने गैसियस फॉर्म में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। यहां पर जो एनर्जी का इस्तेमाल होगा उसको क्या बोला जाएगा? आयोनाइजेशन इंथैल्पी। क्या बोला जाएगा? आयोनाइजेशन इंथैल्पी। और प्यारे बच्चों, आयोनाइजेशन इंथैल्पी हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है? वी हैव टू गिव द एनर्जी। हमें सोडियम को एनर्जी देनी पड़ेगी। वो जब एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी कैसी है? पॉजिटिव। मतलब ये प्रोसेस कैसी होगी? ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होगी। एंडोथर्मिक का मतलब होता है जो आसपास के एनवायरनमेंट से एनर्जी अंदर खींच ले, जिसकी वजह से आसपास का एनवायरनमेंट ठंडा हो जाता है और वो अपनी आसपास की एनर्जी को खींच के अपना काम करता है। आ रही है बात समझ में? तो यहां पर पॉजिटिव आयोनाइजेशन इंथैल्पी का मतलब है हमें सोडियम को
एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके क्या बना ले, कैटायन बना ले। सेकेंड पॉइंट, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Cl नेगेटिव का फॉर्मेशन करेगा। यहां पर क्लोरीन गैसियस फॉर्म में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब यहां पर कौन सी इंथैल्पी काम करेगी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। हम लोग पिछले चैप्टर में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय एन एटम व्हेन इट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन। लेकिन प्यारे बच्चों, हम लोगों ने यह भी देखा था कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हमेशा नेगेटिव नहीं होती, कभी कभी वो पॉजिटिव भी हो जाती है। कौन से केसेस में? मेरा मतलब यह है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पर एनर्जी रिलीज हो, ये पॉसिबल नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इलेक्ट्रॉन भी गेन करेगा और एनर्जी भी अब्सॉर्ब करेगा। ये केसेस कहां कहां देखे थे? बेरिलियम में, नाइट्रोजन में और नोबल गैसेस में। लेकिन हम लोग यहां पर क्लोरीन के केस में हम सब लोग जानते हैं कि जैसे ही क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, दैट मींस वो एनर्जी रिलीज करेगा। तो यहां वाले केस में इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आपको कैसी दिखाई देगी? नेगेटिव। मतलब ये प्रोसेस कैसी हो गई? एक्सोथर्मिक। ये प्रोसेस कैसी हो गई? एक्सोथर्मिक। यानी आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में NaCl के अंदर सोडियम इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एनर्जी रिलीज कर रहा है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी? पक्की बात। लेकिन हम एक बात सब जानते हैं, दैट व्हेन अ बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, जब एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, व्हेन अ बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, एनर्जी इज रिलीज्ड। एनर्जी हमेशा क्या होगी? रिलीज होगी। वाई एनर्जी इज रिलीज्ड? क्या मुझे कोई इसका आंसर बता सकता है? वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करो और सोचो, और कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताओ कि मैंने ये स्टेटमेंट क्यों लिखा। जब कभी भी दो एटम्स के बीच में, दो आयंस के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, वो एनर्जी रिलीज करते हैं। दे ऑलवेज रिलीज द एनर्जी। क्या स्टेटमेंट, इसका क्या आंसर होना चाहिए? सोचो। अगर आप सोचने लग गए हो तो आप जेई मेन लेवल पर, नीट लेवल पर आ गए हो, स्कूल लेवल पर तो आपने फोड़ दिया है। ठीक है, चलो। अगर आपने आंसर नहीं सोच पाए हो तो लेट मी गिव यू आंसर, और अगर सोच लिया है तो चेक करो। पहली बात, बॉन्ड फॉर्मेशन कोई भी एटम करता क्यों है? बॉन्ड फॉर्मेशन कोई भी एटम करता क्यों है? ताकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके या इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने ऑक्टेट को, या मैं कहूं अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट कर ले, वैलेंस शेल को कंप्लीट कर ले। अच्छा, वो ये करता क्यों है? टू गेन स्टेबिलिटी। क्या करने के लिए? टू गेन स्टेबिलिटी। अब एक बात समझो, अगर लुईस कॉसेल का कंसेप्ट फेल भी हो गया या उसमें कई जगह लिमिटेशन भी आ गए, तो भी चलो मैं इस पॉइंट को लिमिटेशन के क्राइटेरिया में मान सकता हूं कि दुनिया का हर एटम बॉन्ड बनाने के बावजूद अपना ऑक्टेट पूरा नहीं कर पाता, अपना वैलेंस शेल पूरा नहीं कर पाता। लेकिन आप इस बात को कभी डिनाई नहीं करोगे कि अगर कोई एटम ने, कोई आयन ने बॉन्ड फॉर्मेशन किया है तो वो हमेशा क्या, स्टेबिलिटी को गेन करेगा। ये हमेशा याद रखना। यू हैव टू रिमेंबर इट ऑलवेज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जब कभी भी कोई कैटायन एनायन मिलकर, कोई एटम मिलकर बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, उनका मेजर पर्पस क्या होता है बॉन्ड फॉर्मेशन का? टू गेन स्टेबिलिटी। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको वो मेरा वाला रूल याद है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। मतलब एनर्जी बढ़ी तो स्टेबिलिटी घटी। लेकिन यहां बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद क्या हो रहा है? स्टेबिलिटी बढ़ रही है।
तो अगर यहां पर स्टेबिलिटी बढ़ी है तो डेफिनेटली क्या होगा, एनर्जी क्या करी जाएगी, रिलीज करी जाएगी। क्यों, टू रिड्यूस इट, भाई किसी चीज को कम करना होगा तो उसको मैं रिलीज कर दूंगा। तो जैसे ही एटम्स या केटायन एनायन बॉन्ड बनाएंगे वो स्टेबिलिटी गेन कर लेंगे, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी घटानी पड़ेगी, और एनर्जी घटाने का एक ही तरीका है, उसको क्या कर दो, उसको रिलीज कर दो। तो जब कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा एनर्जी हमेशा क्या होगी, एनर्जी हमेशा रिलीज होगी। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों को, क्या इसके अंदर कोई दिक्कत। और अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो एनर्जी कैसे रिप्रेजेंट करी जानी चाहिए, नेगेटिव। मतलब अगर इन दोनों इक्वेशन की एनर्जी का मैं सम कर दूं तो वो हमेशा क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, तभी मैं कह पाऊंगा कि बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। क्या ये बात आपको समझ में आ गई कैसे, भाई सोडियम पहले एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा ताकि वो इलेक्ट्रॉन छोड़े, इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा, इसकी एनर्जी क्या आ गई, पॉजिटिव। फिर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में जैसे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते एनर्जी छोड़ेगा, मतलब नेगेटिव। मतलब इस एनर्जी का और इस एनर्जी का जो टोटल सम होना चाहिए, दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू नेगेटिव। यानी कि हमेशा एक बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी से ज्यादा नेगेटिव शुड बी आयोनाइजेशन इंथैल्पी, या ऐसा लिखना चाहिए मुझे, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी शुड बी मोर नेगेटिव, शुड बी मोर नेगेटिव। क्योंकि अगर ये ज्यादा नेगेटिव नहीं हुई तो इन दोनों का सम नेगेटिव नहीं आएगा, वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। क्या पहले इतनी बात आपको हजम हुई, क्या पहले इतनी बात आप लोगों को समझ में आई, जल्दी जरा इसको देखो क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर अपने को आयोनिक बॉन्ड बनाना है, अगर हमको आयोनिक बॉन्ड बनाना है तो लेट से सोडियम का जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी होता है, मैं अभी सिर्फ आपको इमेजिन करवा रहा हूं कि एक एटम सी ने जब इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो उसकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी आई प्लस 400 किलो जूल्स पर मोल। सिमिलरली एक एटम ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और एनायन बना, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है -500 किलो जूल्स पर मोल। जब आपने इक्वेशन 1 और 2 को सम किया तो प्लस 400 प्लस -500, तो ये हो जाएगा 400 माइनस 500 यानी कि -100 किलो जूल्स पर मोल। यानी कि ये इक्वेशन, ये एनर्जी जो बॉन्ड फॉर्मेशन पर हुई वो क्या आई, माइनस। यानी कि ये प्रोसेस कैसी है, एक्सोथर्मिक। वेरी गुड, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, देयरफॉर बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन पर एनर्जी हमेशा क्या करनी है, रिलीज। यानी हमेशा बॉन्ड फॉर्मेशन पर वैल्यू कैसी आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो ठीक है, अगर ऐसा होता है तो ठीक है, लेकिन आयोनिक बॉन्ड्स के अंदर इन मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट एवरी टाइम बट इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस ये देखा गया कि जब हम सोडियम की आयोनाइजेशन इंथैल्पी देखते हैं तो इट इज 485.9 किलो जूल्स पर मोल, 485.9 किलो जूल्स पर मोल। और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज -387.5 किलो जूल्स पर मोल। तो जब आप इन दोनों का सम करोगे, जब आप इन दोनों का सम करोगे 485.9 प्लस सम करना है, ऐड करना है इन दोनों को, लेकिन ये माइनस होने की वजह से -387.5, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसको अपन माइनस कर देते हैं। क्या आंसर आना चाहिए देखो, तो इसका आंसर आना चाहिए भाई, यहां बचेगा 4.15 में से 7 गए तो बचे 8, देन 7 में से 8 गए तो बचे 9 बचेगा क्या, 17 में से 8 गए तो 9 बचा 8, हाँ ठीक है। तो यहां पर और ये हो जाएगा 0, यानी अप्रोक्सीमेटली मान के चलो, अप्रोक्सीमेटली यहां पर वैल्यू क्या आ गई, प्लस 98 किलो जूल्स पर मोल, प्लस 98 किलो जूल्स पर मोल। इसका मतलब है ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक हुई क्या, नहीं, ये प्रोसेस क्या हो गई, ये प्रोसेस तो एंडोथर्मिक हो गई।
दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। प्यारे बच्चों ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ली है, आपकी बुक में थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है, बट हम लोगों ने क्या किया है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली है। एक्चुअली ये 347 होता है, सॉरी अपन इसको 347.5 कर लेते हैं। तो यहां पर बचेगा 4, यहां पर बचेगा 8, 7 में से ये गए तो बचा 3, 138.4 किलो जूल्स पर मोल के आसपास देखी जाती है। तो अब तो यहां पर लफड़ा हो गया, लफड़ा हो गया, परेशानी हो गई। क्या परेशानी हो गई? परेशानी ये हो गई कि जब कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन होना चाहिए कैटायन एनायन के बीच में, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन की जो एनर्जी होनी चाहिए वो नेगेटिव होनी चाहिए, मतलब एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। लेकिन यहां पर तो नेट एनर्जी पॉजिटिव आ रही है, मतलब सोडियम और क्लोरीन के मिलने पर प्लस 138.4 किलो जूल्स पर मोल की एनर्जी आपको इसको देनी पड़ेगी। तो ये तो एंडोथर्मिक हो गया, तो यहां तो रिएक्शन होनी नहीं चाहिए, यहां तो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर यहां पर क्या ऐसा किया जाए कि NaCl बन जाए? और हम लोग सब जानते हैं कि NaCl तो बनता है, हम लोग सब जानते हैं कि NaCl तो बनता है। तो अब मेरी बात समझो, अब यहां पर एक नई एनर्जी काम करने वाली है। अब यहां पर एक नई एनर्जी मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, विच इज कॉल्ड एज लेटाइस इंथैल्पी। यहां पर अब मैं आपके सामने एक नई एनर्जी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, विच इज कॉल्ड एज लेटाइस इंथैल्पी। लेटाइस क्या था? जब कभी भी एक कैटायन और एक एनायन बनता है और उसे एक आयोनिक सॉलिड बनाना होता है, तब कैटायन एनायन अपने आप को एक रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में अरेंज कर लेते हैं और एक क्रिस्टल, एक सॉलिड क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं। अब एक बात समझो, जब कैटायन एनायन अपनी अपनी जगह पकड़कर फिक्स हो गए, एक प्रॉपर अरेंजमेंट में फिक्स हो गए, फॉर एग्जांपल आप लोग एक क्लास में गए और अपनी अपनी जगह पकड़ के बैठ गए, स्टेबल हो गए, हाँ मुझे जहां बैठना था मैं बैठ गया। आप थिएटर में गए मूवी देखने, अंधेरे में ढूंढ रहे हो सीट कहां है, सीट कहां है, पीछे से लोग चिल्ला रहे हैं बैठ, बैठ, दिख नहीं रहा, आप सीट ढूंढ रहे हो, जैसे आपको सीट दिखी भागे सीट पर बैठ गया, हाँ अब मजा आ गया, अब आराम से पिक्चर देखूंगा, ऐसा होता है। तो यहां पर भी कैटायन बन गया, एनायन बन गया, लेकिन जुड़ नहीं पा रहा है। क्यों नहीं जुड़ पा रहा है? क्योंकि यहां पर एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गई। ये अगर नेगेटिव होता तो दोनों जुड़ जाते, परेशानी नहीं होती, लेकिन ये पॉजिटिव है तो ये दोनों जुड़ नहीं पा रहे। तो अब ये क्या करेंगे, ये खुद को लेटाइस के फॉर्म में अरेंज कर लेंगे। Cl नेगेटिव बैठ जाएगा, उसके पास में Na पॉजिटिव बैठ जाएगा, उसके पास में Cl नेगेटिव बैठ जाएगा, उसके पास में Na पॉजिटिव बैठ जाएगा, Cl नेगेटिव के पीछे Na पॉजिटिव बैठ जाएगा, Na पॉजिटिव के पीछे Cl नेगेटिव बैठ जाएगा। ऐसे ये सब अपने आप को लेटाइस में अरेंज कर लेंगे और लेटाइस में आते ही क्या हो जाएंगे, स्टेबल। तो जैसे ही स्टेबल होंगे ये क्या करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे, मतलब लेटाइस इंथैल्पी भी यहां पर क्या हो जाएगी, एक्सोथर्मिक यानी कि नेगेटिव। क्या ये बात समझ में आ गई? तो अब हमें यहां पर देखना होगा कि NaCl की लेटाइस इंथैल्पी कितनी है। तो NaCl की लेटाइस इंथैल्पी देखी गई -786 किलो जूल्स पर मोल। अब यहां पर आपको क्या करना है, अब यहां पर आपको 485 में से पहले 347.5 माइनस कर देने का है। तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी, 138.4 कुछ आ रही थी, है ना, 138.4 कुछ आ रही थी, माइनस 786 कर देने का है। तो 786 में से आप 138 माइनस कर दो अप्रोक्सीमेटली, चलो ये माइनस कर दो, तो यहां बचेगा 6, 5 में से 8 गए तो 5 और 3 5 और 2 7, और 7 में से 3 गए तो 4, और यहां पर 7 में 647 यानी -647.6 किलो जूल्स पर मोल की एनर्जी आपको नेट दिख रही है। यानी अब यहां पर प्रोसेस कैसी हो गई, एक्सोथर्मिक, यानी अब क्या हो रहा है, एनर्जी अल्टीमेटली रिलीज हो रही है। सो देयरफॉर लेटाइस फॉर्मेशन हो जाएगा, देयरफॉर NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि अब यहां पर इनकी ओवरऑल इंथैल्पी क्या हो गई, 647.6 किलो जूल्स पर मोल, और नेगेटिव है, मतलब वो क्या है, एक्सोथर्मिक है। क्या बात समझ में आ गई?
तो अब हमें एक बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी कि कभी भी आयोनिक बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है उसमें तीन चीजों का ध्यान रखना है। पहला, कैटायन फॉर्मेशन और उसकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी। दूसरा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और एनायन फॉर्मेशन। और तीसरा, लेटाइज फॉर्मेशन। और लेटाइज फॉर्मेशन में कौन सी इंथैल्पी होगी? लेटाइज इंथैल्पी। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? क्या ये बात समझ में आ गई? तो एक आयोनिक कंपाउंड बनाने के लिए, एक आयोनिक सॉलिड बनाने के लिए सबसे पहले एनायन फॉर्मेशन, दूसरा कैटायन फॉर्मेशन और तीसरा लेटाइज फॉर्मेशन, जिसमें आयोन कैटायन फॉर्मेशन यानी कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी पॉजिटिव होती है, नो डाउट, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नेगेटिव होगी और लेटाइज इंथैल्पी भी नेगेटिव होगी। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों को? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई डाउट? तो फॉर्मेशन ऑफ NaCl विल रिक्वायर 3 प्रोसेसेस। क्या होगा? 3 प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होगी। पहला, कैटायन फॉर्मेशन। पहला क्या होगा? कैटायन फॉर्मेशन किसकी मदद से? आयनाइजेशन इंथैल्पी की मदद से, जो कैसी होगी? पॉजिटिव। दूसरा, एनायन फॉर्मेशन। एनायन फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ये यूजुअली तो नेगेटिव ही होगी, इट इज यूजुअली नेगेटिव बट सम टाइम इट मे बी पॉजिटिव। तो मैं यहां लिख देता हूं, सम टाइम मे बी पॉजिटिव, सम टाइम इट मे बी पॉजिटिव, बट वो आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में कभी देखी नहीं जाती, बट बुक में लिखा है तो लिख लो। एंड तीसरा, कैटायन एनायन का लेटाइज बनाना, लेटाइज फॉर्मेशन, और इसकी एनर्जी को क्या बोलते हैं? लेटाइज इंथैल्पी। लेटाइज इंथैल्पी जो कैसी होगी? नेगेटिव होगी। तो ओवरऑल नेगेटिव इंथैल्पी होनी चाहिए। ओवरऑल इंथैल्पी कैसी होनी चाहिए? नेगेटिव। आयोनिक कंपाउंड की जो ओवरऑल इंथैल्पी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? नेगेटिव। तभी ये प्रोसेस पॉसिबल है। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों को? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई दिक्कत? चलिए, तो यहां तक मेरे प्यारे बच्चों को अब समझ में आ गया है। लेकिन सर, लेटाइज इंथैल्पी की डेफिनेशन तो लिखा ही नहीं आपने। हमको लेटाइज बनाना सिखा दिया, लेटाइज इंथैल्पी क्या होती है बता दिया, तो नाउ व्हाट इज लेटाइज इंथैल्पी? इसकी जरा डेफिनेशन बता दो। तो देखो, लेटाइज इंथैल्पी का मतलब क्या होता है समझेंगे। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कैटायन एंड एनायन आर अरेंज्ड इन अ लेटाइज। यानी जब 1 मोल कैटायन और 1 मोल एनायन अपने आप को लेटाइज के फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं, उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड एज लेटाइज इंथैल्पी। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे द एनर्जी released, the energy released when 1 mole of cation and anion arranges themselves in a proper lattice। इस एनर्जी को क्या बोलते हैं? लेटाइज इंथैल्पी। यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम्पल NaCl की लेटाइज इंथैल्पी कितनी होती है? -786 किलो जूल्स पर मोल। लेकिन सर, क्या लेटाइज इंथैल्पी हमेशा एक्सोथर्मिक होगी? क्या यह हमेशा एक्सोथर्मिक होगी? तो नहीं प्यारे बच्चों, इट इज नॉट ऑलवेज एक्सोथर्मिक। समझो बात को। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि मुझे इस NaCl को तोड़ना हो। आप लोगों ने वो रिएक्शन पढ़ी होगी ना, जब अपन इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो जब अपन इसको तोड़ेंगे तो हमें 2 सोडियम अलग मिल जाएंगे और क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी, मतलब मुझे इसे तोड़ना भी पड़ेगा। तो देयर आर सम कंडीशंस जब हमें प्रोसेस को उल्टा करना पड़े, मतलब हमें ऐसा भी करना पड़ सकता है कि हमें NaCl यहां पर हमने जोड़े, अब हम उसे तोड़ दें। तो लेटाइज इंथैल्पी की एक डेफिनेशन और है, द एनर्जी रिक्वायर्ड, द एनर्जी रिक्वायर्ड, वहां पर रिलीज थी
यहां पर रिक्वायर्ड है व्हेन 1 मोल ऑफ कैटायन एंड एनायन लेटाइस, नहीं, व्हेन एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ कैटायन एंड एनायन लेटाइस, यानी कि आप लोगों को 1 मोल सोडियम या 1 मोल कैटायन और 1 मोल एनायन को ब्रेक करने के लिए, उनके लेटाइस फॉर्म से उन्हें अलग करने के लिए जो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेटाइस इंथैल्पी। तो यहां वाले केस में NaCl की लेटाइस इंथैल्पी क्या हो जाएगी, प्लस 786 किलो जूल्स पर मोल। यानी यहां पर प्रोसेस को मैं क्या मानूंगा, यहां पर मैं प्रोसेस को एंडोथर्मिक मानूंगा। क्या बात समझ में आ गई? यानी यहां वाले केस में क्या करा, एनर्जी रिलीज हुई कब, जब 1 मोल कैटायन और एनायन ने अपने आप को लेटाइस के फॉर्म में अरेंज कर लिया, तो यहां पर इन्होंने स्टेबिलिटी ले ली, इसलिए एनर्जी रिलीज करेंगे। लेकिन अगर आपको इसको लेटाइस को तोड़ना है और कैटायन एनायन को अलग करना है, तो जब द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ कैटायन एंड एनायन लेटाइस, कैटायन एनायन के लेटाइस को तोड़ने के लिए आपको जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो हो जाएगी लेटाइस इंथैल्पी। और यहां पर यह प्रोसेस एंडोथर्मिक होगी। क्यों? पॉजिटिव क्यों? क्योंकि हम एनर्जी दे रहे हैं, वी आर गिविंग द एनर्जी। तो दोनों एनर्जी आप देखो बराबर है, तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी बनते वक्त भी उतनी एनर्जी लगेगी, यानी बनाने में जितनी एनर्जी वो छोड़ेगा तोड़ने में आपको उसको उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो दोनों डेफिनेशन लेटाइस इंथैल्पी की ठीक है, आपको दोनों में से कंडीशन के हिसाब से कोई सी एक लिखनी है। तो गाइज यहां पर लेटाइस इंथैल्पी, लेटाइस और आयोनिक बॉन्ड एंड आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना, वीडियो को लाइक जरूर मार दो। एंड गाइस ग्रेविटी सर्कल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि हम लोग बहुत जल्दी हमारे टारगेट तक पहुंच सकें और जल्दी जल्दी चैप्टर को कंप्लीट कर सकें और फिर रिवीजन वगैरह भी उठाना है। तो गाइस इतना नोट करो, अब बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय गाइस, हैव अ ग्रेट डे।